तो इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 6, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एपिसोड नंबर 2 में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल्स क्या क्या होते हैं। और अभी तक अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 1 में हमने रूरल क्रेडिट के बारे में बात करी थी, जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हमने कवर कर लिया है। एपिसोड नंबर 1 का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब एपिसोड नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए स्टार्ट करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चैप्टर जो है पूरा, ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। अगर ये चार्ट आपको नोटबुक में बनाना है तो आप एज इट इज़ ऐसे ही नोटबुक में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। सोर्सेज ऑफ बेसिकली रूरल क्रेडिट होता क्या है? सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम क्रेडिट कवर कर सकते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है कि जहाँ से हम चीज़ों को ले सकते हैं, जहाँ से हम मनी को अरेंज कर सकते हैं बेसिकली रूरल एरियाज़ में। ठीक है, तो इसके दो सोर्सेज होते थे, एक तो था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। यही मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, विलेज ट्रेडर्स, ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में SBI, नाबार्ड और अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ। पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में जो विलेजर्स होते थे, गांव में रहने वाले लोग होते थे, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती थी, बहुत सारे चैलेंजेस होते थे। तो और पहले के टाइम में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इतने ज़्यादा रन में काम भी नहीं करते थे, मतलब इतने रनिंग में भी नहीं थे। तो पहले जो दबदबा और जो पूरा कंट्रोल होता था वो ज़्यादातर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का होता था। लेकिन बाद में जब लोगों को परेशानी हुई, गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया, 5 ईयर प्लान्स बने, तो उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं बर्थ हुआ, एक तरह से जन्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते क्या है। बेसिकली क्या होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज? ट्रेडिशनली मोस्ट क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर वर मीट थ्रू दीज रिसोर्सेज। ज़्यादातर जो पुराने के टाइम की बात हो रही है, इसलिए ट्रेडिशनल वर्ड सबसे पहले यूज़ हुआ है। ज़्यादातर पुराने के टाइम में जो लोग होते थे ना, उनके पास केवल और केवल सोर्सेज ही क्या होता था? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होता था, पैसा लेने का। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो बैंक तो जा नहीं पाते थे, और बैंक थोड़े बहुत होते भी थे तो उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती थी, इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो सीधा क्या करते थे? इन लोगों के पास चले जाते थे। लैंडलॉर्ड्स होता है, मनी लैंडर्स होते हैं, विलेज ट्रेडर्स, इनके पास चले जाते थे। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बेसिकली क्या दे रखा है इसमें? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अकाउंटेड फॉर 93% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द फार्मर्स इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स मैंने आपको बताया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स का ईयर कब से कब तक था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको याद हो जाएगा। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं? वही जो मैंने आपको बताया, मनी लैंडर्स वगैरह। और ज़्यादातर लोग, जो ज़्यादातर विलेजर्स थे, वो केवल और केवल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे ही क्या करते थे? डिपेंड होते थे। ठीक है, कब? जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था। अब कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट बाय 1981, जब 1981 का समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, 1947 के बाद, द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एमर्ज एट द प्रिंसिपल चैलेंजेस फॉर द रूरल क्रेडिट। अब गांव-गांव में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पहुंचे तो, लेकिन उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए। ठीक है, क्योंकि किसान जो थे, फार्मर जो थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। उनको केवल और केवल मनी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पता थे कि मनी लैंडर्स होते हैं और ये लोग होते हैं, इनके थ्रू हम पैसा ले सकते हैं। लेकिन जब गांव में SBI और बहुत बहुत अलग अलग तरह के बैंक्स पहुंचे, तो उनको समझाने में, उन लोगों को, जो बैंक के कर्मचारी थे और जो किसान थे, उनको समझाने में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बेसिकली आपको यही बताया। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मैंने आपको पूरा समझा दिया। ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे किसान क्या करते हैं? ऐसे लोगों से पैसा ले लेते हैं जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, पीजर्स होते हैं। लेकिन इनसे पैसा लेने के बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जो आप
पहले से जानते हैं, जिसमें ज़मीनें उन्होंने अपनी गिरवी रखवा दी, उनके बेटे के बेटे के बेटे भी उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, 12%, 14%, 20% तक इंटरेस्ट होता था, इन लोगों को पता नहीं होता था और ये एक ट्रैप में फंस जाते थे। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके क्या किया, ख़त्म किया, उसकी जगह क्या लेके आए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लेके आए। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आप इतना ही लिख सकते हैं, और भी आप अपनी तरफ से आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये क्या होते हैं, ये सोर्सेज होते हैं इंस्टीट्यूशनल के, जैसे गवर्नमेंट हो गई, कोऑपरेटिव्स हो गए, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए और आरआरबीज हो गए। इन तीनों का हम धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कशन करेंगे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे पहले क्या दे रखा है, टुगेदर दे अकाउंटेड फॉर द 4 and 7% ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन द बिगनिंग ऑफ 5 year प्लान। 5 year प्लान जब स्टार्ट हुआ था तो केवल और केवल 7% कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका, लेकिन आज के टाइम में 66+% क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का क्या है, कंट्रीब्यूशन है गाँव में। ठीक है, आज के लोग जो गाँव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। ठीक है, तो उनको क्या हुआ, उनको चीज़ें धीरे धीरे करके पता लगने लगी कि ऐसे बैंक्स होते हैं जो कम इंटरेस्ट में हमें लोन देते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता है। ठीक, आउट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 15% एंड कॉमर्शियल बैंक 75%। 75% है वो कॉमर्शियल बैंक रोल प्ले कर रहे हैं और 15% क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, और जो बचे कुचे हैं वो कहीं ना कहीं से लोन्स को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती हैं, एसबीआई के बारे में आपको पता है, और भी बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंकिंग्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, नाबार्ड। अब इन तीनों चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती है। देखो नाम से समझ में आ रहा है सोसाइटीज़, कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे करके अपना एक समूह बना लेते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं। ये अपना, यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ में क्या होता है, कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी सोसाइटी बनाई, उसको रजिस्टर्ड करा लिया। रजिस्टर्ड कराने के बाद वहाँ पे उन्होंने मनी को पूल करना स्टार्ट किया, मतलब मनी को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, और जैसे उनको लोगों को लोन्स की ज़रूरत होती है तो आपस में क्या कर लेते हैं, वो आपस में ही एक दूसरे को लोन दे देते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, या रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको बोला जाता है। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बैंक से भी कम इंटरेस्ट रेट्स में क्या करते हैं, लोगों को पैसा पहुंचा देते हैं। दी सोसाइटी ऑल्सो प्रोवाइड अ गाइडेंस, और पैसा देने के साथ साथ ये उनको गाइड भी करते हैं कि आप अपने एग्रीकल्चर्स को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, और कैसे कैसे करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे से रन कर सकते हैं। करंटली कोऑपरेटिव अकाउंट्स फॉर 16 to 17% ऑफ द रूरल क्रेडिट फ्लो। आज भी 16 से 17% रूरल क्रेडिट फ्लो क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू क्या हो रहा है, रन हो रहा है। इसमें फ़ायदा क्या होते हैं, सबसे पहले टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर। जब उनको, किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है तो बहुत कम समय में इनको लोन मिल जाता है। एलिमिनेशन ऑफ द मनी, यहाँ पे मनी लैंडर्स का कोई रोल नहीं है, क्रेडिट एजेंसीज का कोई रोल नहीं है, यही लोग हैं आपस में 10-12 लोग आपस में इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और ये इन्होंने पूल कर लिया, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसा दे दिया। ठीक है, स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। रीजन है, रीजन ऑफ द कंट्री, रीजन हर कंट्री में, मतलब कंट्री के हर रीजन में ये सोसाइटीज़ आज के टाइम में रन कर रही हैं। अब इसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरिया कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट, जैसे क्रेडिट सोसाइटीज़ में क्या होता है, लोग एक दूसरे को अवेयर करते हैं ना, ऐसे ही क्रेडिट सोसाइटीज़ को आरबीआई और भी कॉमर्शियल बैंक्स सपोर्ट करते हैं, उनको समझाते हैं कि और आप कितने अच्छे से क्रेडिट सोसाइटीज़ को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है एसबीआई। एसबीआई का मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एसबीआई आप सब जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सेटअप हुआ था 1955 में। बेसिकली जब ये सेटअप हुआ था इसका मेन फोकस केवल और केवल रूरल क्रेडिट था, लेकिन आज के टाइम में एसबीआई के इतने अकाउंट्स हैं कि ज़्यादातर लोग एसबीआई पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकाउंट्स भी क्या करते हैं, एसबीआई में खुलवाने की कोशिश करते हैं जो रूरल एरियाज़ में है। द गवर्नमेंट realized that rural credit needs could not be met by the cooperative societies। अब गवर्नमेंट को लगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी काम तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इतने लोग हैं जिनको लोन्स की ज़रूरत है, उन सब तक
उन सब तक ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पैसा नहीं पहुंचा सकती। तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि हम अब क्या करेंगे, कुछ कॉमर्शियल बैंक्स को सेटअप करेंगे। कुछ कॉमर्शियल बैंक में सबसे पहला बैंक कौन सा सेटअप हुआ, SBI, 1955, ये ईयर आपको याद रखना है। दिस प्रॉम्प्टेड नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन बैंक्स इन 1969, और 1969 में बाद में और भी बहुत सारे बैंक को नेशनलाइजेशन मिला। द नेशनलाइजेशन कॉमर्शियल बैंक थ्रू देयर ब्रांचेज एक्सपेंशन प्रोग्राम, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ब्रांचेस को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया है, ब्रांचेस को बढ़ाना स्टार्ट किया। वर डायरेक्ट टू ऑफर क्रेडिट डायरेक्टली टू द फार्मर्स एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी पैसे की ज़रूरत है तब भी उनको बैंक देती थी, और लोगों को ज़रूरत है तो लोग तो सीधा बैंक्स में जाके क्या कर सकते थे, लोन्स की एप्लीकेशंस को डाल सकते थे। तो SBI 1955 में सेटअप हुआ। बेसिकली मेन मोटिव क्या था, ये आपको याद रखना है कि किसानों को लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में SBI हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा बैंक हो गया है, और केवल रूरल क्रेडिट ही नहीं, ये आज के टाइम में हर तरह के फाइनेंस को, हाउसिंग फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, हर तरह के लोन्स को फाइनेंस करते हैं, ठीक है। थर्ड वी हैव RRB, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इनका काम क्या होता है, RRBs एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक वो सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाई। ये भी क्रेडिट सप्लाईज के लिए बने थे, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरिया एंड डिस्ट्रिक्ट, ऐसे एरिया में जहाँ पे आबादी कम है या गाँव का एरिया है। दीज बैंक ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते थे, एंड आर अंडर ऑब्लिगेशंस टू फोकस क्रेडिट नीड्स ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो लोग गरीब हैं या जो लोग लोन्स नहीं ले पा रहे हैं उनकी मदद करते थे, और उनको लोन देने के बाद उनकी खेती बाड़ी को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नबार्ड। नबार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमेज मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में इमेज दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि जो इमेज है ये क्या शो कर रहा है, कौन सा बैंक शो कर रहा है। तो नबार्ड आपको याद करना है। नबार्ड की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है नबार्ड, चलो पढ़ते हैं। NABARD is an apex institution handling policy, planning and operation in the field of rural credit. NABARD एक तरह से जैसे RBI सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, ऐसी रूरल एरियाज में लोग बैंक्स को कंट्रोल करता है NABARD, ठीक है। एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, द मेन फंक्शन आर, इसके कुछ मेन फंक्शन होते हैं। टू सर्व एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरिया। ये एपेक्स बैंक है, कहाँ का, रूरल एरियाज का। टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, ये इसका काम है कि अगर कहीं पे क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम अच्छा नहीं काम कर रहा है उसको कैसे इम्प्रूव करें, उसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, उसको रिकन्स्ट्रक्शन करा जाए, और मतलब उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को पर्सनली जाके समझाया जाए कि हाँ आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, इसमें आपको ये इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके ये लोग काम करते हैं अच्छे से। टू कोऑर्डिनेट रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ टू ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड मेंटेन लाइसेंस विद गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबके साथ। एंड अदर नेशनल लेवल्स इंस्टीट्यूशंस कंसर्न विद पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये लोग क्या करते हैं, ये गांव गांव में सर्वे करते हैं, और अगर किसी चीज़ के अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है तो लोगों से कांटेक्ट करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर इनके लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो ये RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक तक भी जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, जिससे रूरल एरियाज़ में अच्छे से हम लोग क्या कर सके, हम लोग मतलब NABARD क्या कर सके, ईजिली फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपसे मल्टी एजेंसी सिस्टम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक है, RRB है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो दिस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इज कॉल्ड मल्टी एजेंसी सिस्टम। अगर मल्टी एजेंसी सिस्टम कभी पूछे 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, तो आप ये सबको क्या कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में इंपॉर्टेंट टर्म है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आप किसी रूरल एरिया में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अकाउंट्स KCC स्कीम्स के तहत ज़रूर खुले होंगे, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी KCC के बारे में बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एम्स एट एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड। अगर किसी किसान को शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स की ज़रूरत है, हालांकि अब ये और लंबे समय तक के लिए भी हो गए हैं, तो क्या कर सकता है किसान, KCC के तहत अपने अकाउंट को खुलवा सकता है और वहाँ से बहुत ही रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या कर सकता है, लोन्स को ले सकता है, जो वो अपनी फार्मिंग के इक्विपमेंट्स लेने में और बहुत सारी यूजेस में ले सकता है।
अंडर द स्कीम बैंक्स में इशू किसान क्रेडिट कार्ड, एक कार्ड कम पासबुक होती है जो बैंक्स आपको प्रोवाइड करता है टू द फार्मर्स को हु आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, अलाइड एक्टिविटीज़ एंड अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। वही जो मैंने आपको बताया, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चाहिए, अलाइड एक्टिविटीज़ के चाहिए या किसी और नॉन फार्म एक्टिविटी के लिए चाहिए, अच्छा कोई पर्सनल रीज़न है तो उसके थ्रू भी आप केसीसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। द फार्मर्स अंडर द स्कीम आर इशूड, क्या इशू करता है, अ क्रेडिट कार्ड कम पासबुक इन कॉर्पोरेटिव, द नेम एड्रेस पर्टिकुलर ऑफ लैंड होल्डिंग्स, बोरोइंग लिमिट्स, वैलिडिटी पीरियड, कब तक लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए, क्या यूज़ है, वो सब आपको डाटा देना होता है और केसीसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ईजिली लोन्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एपिसोड नंबर 2 मतलब पार्ट 2 में चैप्टर अपना थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। और अब नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3 मतलब वीडियो नंबर 3 में हम लोग डिस्ट्रेस सेल और इमर्जिंग चैलेंजेस को कवर करेंगे, जिसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया, अगर आपने ये वीडियो ये इमेज जो मैंने आपके सामने रख रखी है इसको अभी तक नहीं बनाया है तो आप इसको बना सकते हैं और ये आपकी कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। एपिसोड नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो एपिसोड नंबर 1 देखिएगा, जिसमें मैंने इन चीज़ों को समझाया है। एपिसोड नंबर 2 में हमने इन चीज़ों को समझा और एपिसोड नंबर 3 में हम इन चीज़ों को समझेंगे, जिसके बाद हमारा चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में, जिसमें इस चैप्टर को हम पूरा क्या करेंगे, कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।